नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चल रही थी क्लास, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो अध्याय कौन सा है, 14 यानी 14वां अध्याय देखेंगे। 14 अध्याय में किसकी बात होगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात होगी। यहाँ पर हम देखेंगे वहाँ की भूमि के बारे में देखेंगे, किस प्रकार की भूमि है, और जलवायु को देखेंगे साथ में हम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी प्रीलिम्स में आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, क्योंकि हिंद महासागर का एक प्रमुख देश है ये। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी यानी परिभाषाएं दे रखी हैं। तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र क्या होता है, पहली टर्मोलॉजी ये दे रखी है। तो देखिए, कोई भी क्षेत्र की जो नदी होती है वो अंत में कहाँ गिरती है जा करके? महासागर या फिर समुद्र में गिरती है। ठीक है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो महाद्वीप में ही समाप्त हो जाती हैं, सागर तक नहीं पहुंच पाती, यानी महासागर में नहीं गिरती हैं वो। तो ऐसी ही नदी को क्या बोलेंगे? अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, नदी तंत्र जिसका पानी जो है समुद्र में नहीं पहुंचता है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाएगा। फिर दूसरा दे रखा है कि यहाँ पे मानसून पवन क्या होती हैं। तो मानसून पवनें क्या होती हैं? ऐसी पवनें जो ऋतु यानी कि समय के अनुसार बदल जाती हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जो है दिशा बदल कर बहने वाली जो पवन होती है उसी को क्या बोलेंगे? मानसून पवनें कहते हैं। जैसे भारत में जो है मानसूनी पवनों के द्वारा ही बारिश होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देख लेते, पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। तो विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा देश महाद्वीप है जहाँ पर केवल एक ही देश पूरा फैला हुआ पूरे महाद्वीप पर है। तो वही लिखा हुआ, विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया है एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, समझ गए। इससे पहले हमने देखा था क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका को देखा था। आपने देखा था वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में बहुत सारे देश थे, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुआना हो गया, सूरीनाम हो गया। तो ऐसे बहुत से देश थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है, और उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल से दुगने से अधिक है। तो कभी भी स्टेटमेंट आता है तो हम भारत से जो जितना भारत का क्षेत्रफल है उससे दोगुने से भी ज़्यादा है। फिर यह पूर्णतया विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री उसके दक्षिण में स्थित है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। और ग्लोब को ध्यान से देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो अगर हम एशिया के सापेक्ष कर देखते हैं तो दक्षिण पूर्व में वो स्थित है। फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में क्या है? फैले महासागर के नाम बताइए। तो आपको पता है, देखिए ये आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है ये, मान लो ये बना हुआ है ऐसे। तो इधर आपको क्या मिलेगा? पूरब में प्रशांत महासागर मिलेगा इधर। ठीक है, इधर क्या आपका है? प्रशांत महासागर है। और इधर क्या मिलेगा आपका? हिंद महासागर है। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है? आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें, तो वही लिखा है पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में जो फैले महासागर को नाम बताइए, तो आप महासागर के नाम बता सकते हैं भाई। ठीक है, फिर ध्यान दो कि मकर जो है वृत्त ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि जो मकर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से, यानी कि ऐसे निकलेगी, ये ऐसे जो है लगभग जो है वो निकलती है मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री की जो मकर रेखा है ये यहाँ से होके गुजरती है। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है कि पता करो कि ऑस्ट्रेलिया किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच स्थित है। तो आप मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ पे उसका अक्षांश कितने से कितना डिग्री तक फैला हुआ है, और साथ में उसका देशांतर जो है वो कितने से कितने डिग्री में फैला हुआ है। तो आप ये मैप में आसानी से देख सकते हैं। और कभी भी ज्योग्राफी को पढ़िए तो सबसे पहले क्या है, अपने स्कूल एटलस जो आपका मानचित्र का बुक है उसको साथ में रखिए और उसको खोल कर रखिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व में स्थित बड़े द्वीप समूह का नाम बताइए। तो वहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में जो है बड़े जो द्वीप समूह हैं उनके नाम के बारे में बताना पड़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलेशिया किसको बोलते हैं? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला के बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जो
खोज किसने की थी? तो एक अंग्रेज नाविक थे, उसका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो कैप्टन जेम्स कुक जो एक अंग्रेज नाविक थे, उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। कब की थी? सन 1770 में की थी। वह सिडनी पोताश्रय के निकट उतरा था, यानी इस समय जो सिडनी जो सिटी है वहाँ की, वहाँ पे उतरा था वो। और कुक ने यानी कि यहाँ की अनुकूल जलवायु को देखकर विचार किया कि उसके देशवासी इस नई भूमि पर आकर बस सकते हैं। ठीक है, यूरोप में क्या थी, बहुत ही छोटा सा महाद्वीप है, और वहाँ पे क्या है, उसके कंपेयर में जनसंख्या उस समय बहुत ही अधिक थी यूरोप में। यानी यूरोप में एक समय जो है जनसंख्या बहुत अधिक थी, तो ऐसे में क्या थी, वहाँ पे जब जगह की कमी थी, तो लोग क्या हुए, वहाँ से निकल निकल के अन्य महाद्वीपों की ओर बसने लगे। जैसे उत्तरी अमेरिका में बस गए, फिर इधर दक्षिणी अमेरिका में बस गए, और बहुत से लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में आके चले गए, फिर न्यूजीलैंड में बहुत से लोग चले गए। तो क्या है, यहाँ पर काफ़ी लोग यूरोप के लोग वहाँ पे आके रहने लगे ऑस्ट्रेलिया में। फिर क्या, यह देश जो है 6 स्वशासी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी कि यहाँ वहाँ की ये राजनीतिक स्थिति को दिखा रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वह पता करिए। फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ, ये भी आपको बताना है। फिर मानचित्र से प्रत्येक राज्य की राजधानी का नाम ज्ञात करें। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हर राज्य की राजधानी की ज़रूरत हमको नहीं है, हमें तो मुख्य राजधानी है उसका नाम पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो है मुख्य राजधानी कौन है। फिर देख लेते हैं भूमि के बारे में, हम देख लेते हैं यहाँ की भूमि के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो भौतिक मानचित्र को देखें, ऑस्ट्रेलिया को हम 3 मुख्य भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, पश्चिम का पठार हो गया, दूसरा मध्यवर्ती निम्न भूमि हो गई, और तीसरा क्या होगा, पूर्वी उच्च भूमि हो गई। ठीक है, तो हम पहले मैप में एक बार देख लेते हैं इसको, हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे आप देख लें, पॉलिटिकल मैप है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये मध्य का जो है निम्न भाग है, और ये पूर्वी उच्च भूमि हो गई पूर्व साइड का, और ये क्या है, ये पर्वतीय उच्च भूमि हो गई। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें इस तरह से बना होता है ये, और लगभग 20 से यहाँ से जो है लगभग जो है मकर रेखा यहाँ से निकल के गुजरती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो है इधर भी हिंद महासागर बस है, इधर भी हिंद महासागर फैला हुआ है, और इधर जो है प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो इस वाले भाग को जो है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके नाम पर इसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, लेकिन आप हिंद महासागर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो पश्चिम का जो पठारी भाग है, ठीक है, तो पश्चिमी पठारी क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग जो है क्या 2/3 भाग पर फैला हुआ है। कहीं कहीं जो है सामान्य धरातल से ऊपर उठी हुई इक्की दुक्की पर्वत श्रेणियां दिखाई पड़ती हैं। यानी यहाँ पर जो है मुख्य रूप से उसे जो है यहाँ पे पश्चिम में पठारी क्षेत्र है, लेकिन पर्वत श्रेणियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ से नदियाँ वगैरह निकलती हैं। पठार का जो अधिकतर भाग है, तो पठार का जो अधिकतर भाग है वो कैसा है, मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल, यानी कि बहुत ही बारिश यहाँ पे कम होती है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि पठार का जो अधिकतर भाग है मरुस्थल है, अर्ध मरुस्थल है। इसका अधिक भाग क्या है, सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है। क्योंकि बारिश कम होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे झाड़ियाँ ही उगेंगी, कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है जो कम पानी में रह सकती हैं। फिर भारत के दक्कन पठार की भांति, यानी जैसे भारत का दक्कन के पठार है उसी की तरह है यहाँ क्या है, पठार जो है पुरानी चट्टानों का बना हुआ है। फिर यहाँ अनेक खनिजों के बड़े भंडार हैं। लौह अयस्क और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। तो ध्यान रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे मुख्य रूप से लोहा होता है और सोना भी पाया जाता है वहाँ पर। फिर मध्यवर्ती जो निम्न भूमि है यानी कि जो लो लेइंग एरिया है, तो पश्चिम पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश हैं। तो हमने आपको बताया था निम्न भूमि वहीं पाए जाएंगे जिसके क्या होगा, आसपास क्या होगा, ऊंचाई का क्षेत्र होगा ये मान लो। तो मिट्टी जो है बह बह करके पानी के माध्यम से ऐसे आएगी इस एरिया में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी का निक्षेपण करेंगे तो निम्न ये भूमि ये हो जाएगी, निम्न भूमि के मैदान बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैदान का निर्माण हो जाता है। फिर यह जो उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर, तो ध्यान रखिए कभी एग्जाम में पूछा जाए फैक्ट कि कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पर है, तो जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके उत्तर में है। ठीक है, तो अभी हमने आपको जो मैप दिखाया था तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, कारपेंटरिया की खाड़ी, ये देखिए आप जो
पीले रंग से दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी इसको बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कहाँ मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे। तो यही बताया जा रहा है कि जो निम्न भूमि का क्षेत्र है वो उत्तर में जो है कारपेंट्रिया से लेकर के महाद्वीप को पार करता हुआ, यानी पूरे महाद्वीप को फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर केवल है, या फिर इससे भी कम है। फिर आयर झील के निकट का क्षेत्र तो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है, यानी कि वो माइनस में है। ठीक है, यानी कि समुद्र तल से भी जो है नीचे है, यानी कि -12 मीटर है ये। फिर इस निम्न भूमि प्रदेश में क्या है, कुछ नदी द्रोणियां हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे निम्न भूमि होगी वहाँ पे क्या है, नदियाँ बहेंगी वहाँ पे। फिर मर्रे और डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि प्रमुख नदियाँ हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मर्रे और डार्लिंग जो नदियाँ जो हैं वो किस क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मर्रे और डार्लिंग नदी को दिखाया गया है मैप में। तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो इस मैप में ये आयर झील को दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो कि -12 मीटर समुद्र तल से नीचे है। फिर यहाँ पे मर्रे नदी को दिखाया गया है, मर्रे हो गई, और ये कौन सी होगी, डार्लिंग नदी होगी। तो कभी भी पूछा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसे किस भाग में जो है मर्रे और डार्लिंग नदी बहती है, तो ये जो पूरब का हिस्सा हो गया ये पूर्व हो गया। ठीक है, और ये दक्षिण का हिस्सा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसकी अगर बात करते हैं लोकेशन की, इस लोकेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। तो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का जो 2020 का एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स का, तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन ये कि मर्रे डार्लिंग बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है। तो आंसर क्या हमारा होना चाहिए, दक्षिण पूर्व भाग में होना चाहिए। ठीक है, याद होगा तभी कर पाएंगे आप। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पूर्वी हिस्से में, यानी उत्तर पूर्व बोलेंगे कि इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, यानी पूर्व है। तो ये उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलती है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे तस्मानिया आइलैंड आपको दिखाई देगा। तो मुख्य बड़ा आइलैंड है तस्मानिया। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि उसके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, गिब्सन का मरुस्थल यहाँ मिलेगा आपको। तो मुख्य मरुस्थल है ये। ठीक है, सैंडी मरुस्थल मिलेगा यहाँ पर ये आपका। फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख जो है मरुस्थल यहाँ के हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े हैं। और ये पूरा जो पश्चिम का एरिया जो है पूरा कैसा है, मरुस्थली भाग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है इस क्षेत्र में। तो मुख्य रूप से जो है ये कैसा बन गया, मरुस्थली क्षेत्र बन गया। तो कभी कभी पूछ लेता है ये कि सैंडी मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नदियाँ जो हैं ये तो हमने देख ही लिया था ऊपर कि जो यहाँ की इस निम्न भूमि प्रदेश में जो है कुछ नदी द्रोणियाँ हैं। अब मर्रे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और ध्यान रखना दक्षिण पूर्व में है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, यहाँ पर ये नदियाँ जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं। तो ये देखेंगे दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां जो हैं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियां जो हैं अंतःस्थलीय झीलों में गिरती हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, यानी कि जो महाद्वीप के भीतर जो झीलें वगैरह हैं तो उसी में जाकर के नदियाँ वो उसमें गिर जाती हैं, किसी झील में जाकर के, यानी कि समुद्र में नहीं गिरती हैं। फिर क्या है, इस प्रकार जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर को बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है। यानी कि सारी नदियां जो हैं आसपास की जो नदियां हैं मुख्य, वो सारी कहाँ जाती हैं, आयर झील में ही जाके गिर जाती हैं। तो वो कैसा अपवाह क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं, अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र। फिर वर्षा की कमी के कारण जो है निम्न भूमि का जो अधिकतर भाग है कैसा है, बहुत ही शुष्क है। सौभाग्य से कुछ मात्रा का जो जल है वो उत्सृत कूपों से मिल जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे नया चीज आया है, उत्सृत कूपों। तो ये ऐसे कुएं होते हैं जो ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। ठीक है, इन गहरे कुओं से जो है
पानी निरंतर अपने आप बड़े भागों मतलब बड़े वेग से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए उत्सृत जो कुएं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं देखिए, तो मान लो दो चट्टाने हैं, मान लो कोई ऐसे ये मान लो कोई एरिया है और इसमें क्या है, इन दो चट्टानों के बीच में अगर पानी अगर भर जाता है, ऐसे मान लो आ जाता है, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर मान लो इन दो चट्टानों के अंदर भरा हुआ है, तो अगर हम इसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे काफ़ी गहराई में जब, तो यहाँ से अगर ड्रिल करके पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो क्या यहाँ से पानी का दबाव मिलेगा ना, इसको पानी का दबाव मिलेगा तो अपने आप ही जो है पानी अपने आप ऊपर की ओर आने लगेगा। इन्हीं कुओं को क्या बोलते हैं, उत्सृत कुएं। ठीक है, तो ध्यान रखिए उत्सृत कुएं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर देख लेते हैं पूर्वी उच्च भूमि की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पूर्वी उच्च भूमि की क्या खास बात है। तो पूर्वी उच्च भूमि की देख ले बात क्या खास है कि पूर्वी उच्च भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर फैली हुई है। नाम से स्पष्ट है, पूर्वी यानी पूर्वी हिस्से में होगी। फिर क्या है, इसका जो है विस्तार जो है उत्तर में केप यार्क, ठीक है, केप यार्क जो प्रायद्वीप है वहां से स्टार्ट हो करके, तो ये ध्यान रखिए केप यार्क प्रायद्वीप जो है कहाँ है, उत्तर में है ऑस्ट्रेलिया के, उससे लेकर के दक्षिण में जो है तस्मानिया तक है, जो तस्मानिया आइलैंड हमने अभी देखा था, तो वहां तक फैला हुआ है ये। फिर यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। तो यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी हिस्सा जो है वो कैसा है, ऊंचे ऊंचे पठार युक्त लंबी पट्टी है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अभी हमने आपको दिखाया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उत्तर में ये श्रेणियां क्या है, चौड़ी तथा कम ऊंची हैं, किंतु दक्षिण में ये संकरी और ऊंची हैं। यानी कि उत्तर में कैसी हैं, कम ऊंची हैं, लेकिन दक्षिण में अधिक ऊंची हैं। और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो उत्तर में चौड़ी हैं लेकिन दक्षिण में कम चौड़ी हैं, यानी संकरी हैं। फिर कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कभी भी पूछा जाए आपसे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी कौन सी है, तो कोसियुस्को, तो ये फैक्ट है, याद कर लीजिए। और इसके समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2234 मीटर। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये फैक्ट नोट कर लीजिए कि कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची शिखर है। फिर इस क्षेत्र के कुछ पर्वत जो है, शिखर जो है शीत ऋतु में क्या है, बर्फ से ढक जाते हैं, क्योंकि ठंडी आएगी तो जाहिर सी बात है वहां पे तापमान कम हो जाएगा और बर्फ से ढक जाएंगे। फिर पूर्व में जो है प्रशांत महासागर की ओर उच्च भूमि का खड़ा ढाल है, परंतु पश्चिम में जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल मंद है। यानी कि जो इस साइड पूरब साइड का ढाल है वो कैसा है, खड़ा ढाल है। ठीक, इस इधर ढाल कैसा है, खड़ा है, लेकिन इधर की ओर जो इसके अपोजिट जो होगा उसका ढाल कैसा है, वो मंद ढाल है। फिर ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर नदियां हैं वो पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं मुख्य रूप से, तो जो पूर्वी उच्च भूमि है, यानी ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया का ये मैप मान लो रफली मैप बना देते हैं एक हम, सॉरी थोड़ा ढंग का मैप बना देता हूँ। ये आपका जो है लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया, ये हो गया। तो जो ये पूर्वी उच्च भूमि का ये क्षेत्र है ना यहाँ पर, तो यहीं से जो है सारी मुख्य रूप से नदियाँ निकलती हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, पूर्वी उच्च भूमि यानी इस क्षेत्र से निकलती हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ छोटी तथा तेज बहने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से मान लो कोई नदी निकली और सीधे ऐसे बहेगी और नीचे गिर जाएगी, यानी समुद्र में चली जाएगी, प्रशांत महासागर में। लेकिन इधर की ओर जो नदियाँ होंगी तो लंबा रास्ता तय करेंगी ना वो, ठीक है, तो इसीलिए क्या होंगी। और इधर का ढाल है वो कैसा है, मतलब समतल है, मतलब यानी कम ढाल खड़ा है ये। वहाँ पे इधर का ढाल कैसा है, खड़ा ढाल है, इधर का ढाल कैसा है, मध्यम ढाल, यानी कम ढाल तीव्र ढाल है यहाँ पर। तो वही लिखा हुआ है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में पहुंचने के लिए इन नदियों के घाटियों से होकर रेल मार्ग और सड़कें बनाई गई, यानी इन घाटियों में जो है रेल मार्ग और सड़कें वगैरह भी बनाई गई हैं, क्योंकि घाटियों से होकर मार्ग बनाना क्या होता है, आसान होता है। तो ये खास बात है इसकी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में क्या एक प्रवाल भित्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं जो कि मूंगे की चट्टानों से बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना हमेशा, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ जो है समुद्र में क्या पाई जाती है, एक प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, और जिसको क्या बोलते हैं,
जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो अगर इसको मैप में अगर हम देखें तो कहाँ पर मिलेगा आपको ये, तो ये आपको मिलेगा इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है आपका, ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, ये तो ऐसे मिलेगी। यहाँ पे देखो दिखा रखा है मैप में, तो ये पूरा जो है जो तटीय एरिया है उसके साथ साथ जो है उसके समानांतर फैली हुई है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में अक्सर सुनते रहे होंगे, पेपर वगैरह में भी आता रहता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसका जलवायु परिवर्तन का उस पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। तो ये हो गया हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखिएगा संसार जो है प्रसिद्ध, संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है इस प्रवाल भित्ति की लंबाई लगभग कितनी, 1900 किलोमीटर से भी अधिक, यानी लगभग 2000 किलोमीटर है। ऐसे आप मोटा मोटा याद कर लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। और तट से जो इसकी निकटतम दूरी कितनी है, 38 किलोमीटर, तथा अधिकतम दूरी 240 है। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। तो मूंगा एक जीव होता है, जब वो मर जाता है तो उसका जो खोल होता है वो इकट्ठा हो जाता है और फिर दूसरा मूंगा उसके ऊपर अपना नया घरौंदा बनाता है। तो ऐसे ही क्या है, ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे मूंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है, बहुत लंबे समय में जो लाखों वर्षों में जो है एक मूंगे की चट्टान बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। और प्रवाल जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय समुद्र होते हैं, यानी गर्म पानी के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे मिलते हैं मुख्य रूप से। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, प्रवाल जो है मुख्य रूप से जो कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ साफ पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और उथला, यानी ज़्यादा गहराई भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार के माहौल में वो अच्छी तरह से पनपते हैं, यानी जीवित हो पाते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। फिर प्रवाल जीवों के मरने पर क्या है, उनके अस्थिर पंजर जो होते हैं अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। तो प्रवाल के अस्थि पंजरों के एक इस विशाल जमाव को क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो कैसे बनती है, मान लो कोई चट्टान है ये, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए आदर्श दशाएं हैं। तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में जो है कुछ ही प्रवाल यहाँ पे रहेंगे। और प्रवाल जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, वो समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। जब ये मर जाएंगे तो इनकी ये जो डेड बॉडी होगी, ये चूने के खोल के बने होते हैं, तो इसी चट्टान के ऊपर रहेंगे और जो नए प्रवाल होंगे उनके ऊपर घर बना लेंगे अपना, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, लंबे हजारों लाखों समय में क्या हो जाएगा, एक बहुत विस्तृत रूप से क्या बन जाएगी, एक भित्ति बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चित्र आपको दे रखा है, ये एनसीईआरटी में उत्सुत जो कुएं होते हैं उनके बारे में दे रखा है, तो मैंने आपको बताया है वही दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, मान लो चट्टाने हैं कोई यहाँ पे दे रखी हैं और बारिश का पानी जो है इन चट्टानों के बीच से होकर के जो है अंदर चला जाता है, ठीक है। और जब क्या होता है, और ये चट्टानें कैसे होती हैं, अपारगम्य होते हैं, यानी इनके मतलब आर पार पानी नहीं जा पाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा। अब पानी स्टोर हो गया, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल करेंगे, यानी छेद करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पानी यहाँ से ऐसे ही नीचे को आ रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो पानी का क्या है, दबाव है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर छेद करेंगे तो पानी ऊपर अपने आप निकलना स्टार्ट कर देगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, उत्स्रुत कुएं, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन द्रोणी है वहाँ पर जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये। तो ये हमें बता दिया था पहले ही, एक बार दिखा दिया मैंने आपको चित्र में कि कैसे यहाँ पे जो है उत्सुत कूप जो है पाए जाते हैं। फिर देखते हैं आगे, अब देख लेते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। तो जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, हमको पता है। अतः क्या है, यहाँ की ऋतुएं जो है उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के क्या होगी, विपरीत होती हैं। जैसे अगर भारत में जनवरी में क्या पड़ती, ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे जनवरी में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। फिर अगर भारत में जो है मई जून में गर्मी पड़ती है, यहाँ पर शायद गलत बोल दिया मैंने। देखिए भारत में अगर जनवरी में ठंडी यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, जनवरी का महीना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जनवरी में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, ऐसे क्लियर कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मई जून की अगर बात करते हैं, मई जून में भारत में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या पड़ेगा, जून वाले महीने में यहाँ पे पड़ेगी ठंडी, तो उल्टा होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों जो हैं
अलग अलग गोलार्धों में स्थित है ना। यहाँ पे मान लो 0 डिग्री हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे बसा हुआ है, यहाँ पे बसा हुआ है, और भारत कहाँ पर, यहाँ पर है ये। तो जाहिर सी बात, जब सूरज यहाँ पर होगा तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे लेकिन ठंडी हो जाएगी। जब सूरज यहाँ पर होगा तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहीं पर उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए, जब भारत में जो है ग्रीष्म काल होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शीतकाल हो जाएगा। ये सब तो हम आपको बता दिया है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतर भाग कैसा, शुष्क है, यानी कि बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन जो है समुद्र की ओर से चलती है, यानी इस क्षेत्र में क्या है। तो पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं इसको, ऐसे थोड़ा रफली मैप बना करके किस एरिया की बात कर रहा है वो। अब देखिए ऐसे है मान लो, तो कहा उसने क्या है, पूरब से, यानी ये पूर्वी हिस्सा कौन सा हो गया, यानी ये वाला हिस्सा हो गया, ये इधर का। और उत्तर पूर्व, यानी ये वाला हिस्सा हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, पूर्वी हो गया, और दक्षिण पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिमी कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, दक्षिण पश्चिमी वाला, यानी ये हिस्सा हो गया आपका। इन भागों में जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ से चलती हैं, समुद्र की ओर से चलती हैं, यानी समुद्र की ओर से ऐसे चलेंगी ना हवाएं, ऐसे, और यहाँ पर कैसे चलेंगी हवाएं, ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जाहिर सी बात इस एरिया में पानी होगा, बारिश होगी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई लिखा, परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। तो आप समझ गए होंगे किस एरिया में ज़्यादा वर्षा होगी और किस एरिया में कम वर्षा होगी। लेकिन इस वाले जैसे से अंदर आएगा तो क्या होगा, बारिश की मात्रा में कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। फिर पूर्वी उच्च भूमि वर्षा करने वाले इन पवनों के लिए एक रुकावट है। तो जो पूरब में जो ये उच्च भूमि है ना, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, पठार हैं, तो क्या ये बाधा बनाएंगे ना। तो इस क्षेत्र में इधर तो बारिश होगा, इधर बारिश करेगा, लेकिन इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। फिर इसलिए वर्षा जो है पश्चिम की ओर बहुत कम होती है, यानी जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, यानी ऐसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ही कम, यानी ये वाला जो पश्चिम का हिस्सा हो गया, बीच का हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे वर्षा जो है बहुत ही कम होती, ना के बराबर होती है। अतः क्या है, ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में, यानी जो भीतर का भाग है, आंतरिक भाग है, वहाँ पे क्या है, गर्म मरुस्थलों की तरह ही यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे जलवायु कैसे मिलेगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जो जलवायु है भूमध्य सागरीय है। तो हमने आपको बताया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे 30 से 40 डिग्री का जो अक्षांश होता है। तो 30 से 40 डिग्री अक्षांश में जो है हमेशा भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, और यहाँ पे क्या है, महाद्वीपों के पश्चिम में जो है वर्षा होती है। तो वही लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु जो है कैसी है, भूमध्य सागरीय है। इस प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है हमने आपको बता दिया। तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से जो है पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। तो तस्मानिया द्वीप जो है इसके दक्षिण में है, वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। तो यहाँ पे मैप में दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे कहाँ पे वर्षा हो रही है। अब आप देखिए 30 से 40 डिग्री कहाँ मिलेगा, तो 30 डिग्री यहाँ पर है ना, ये वाला हिस्सा, तो जाहिर सी बात है यानी ये, और 40 डिग्री कहीं ऐसे नीचे होगा, यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री ये होगा। तो इस वाले एरिया में क्या है, पछुआ हवाओं से जो है बारिश होगी। तो इस वाले एरिया में क्या होगी, बारिश हो जाएगी यहाँ पर दक्षिणी हिस्से में, और यहाँ पर हो जाएगी दक्षिणी हिस्से में। तो ये जो 30 से 40 डिग्री का जो क्षेत्र है वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या होती है, हमेशा इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। तो जब भी सर्दियाँ होंगी यहाँ पर तब बारिश होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से वर्षा होती है। तो मानसून वर्षा कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गई, तो इधर कर्क रेखा हो गई और इधर मकर रेखा हो गई। तो जब यहाँ पे जो मानसून वर्षा जो होती है यहाँ पे इस तरह से चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है यहाँ पे वर्षा। फिर ऐसे ही क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसका आधा हिस्सा जो है कहाँ पड़ता है, वो मकर रेखा में पड़ता है ऐसे। ठीक है, ये हिस्सा है मान लो, हाँ ये तो ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा में पर भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो है बारिश होगी।
ठीक है, किस वजह से होगी? मानसूनी वर्षा होगी। अब मानसूनी वर्षा की खास बात क्या होती है? मानसूनी वर्षा की खास बात ये होती है कि वो ऋतु के अनुसार चेंज होती है। तो वही लिखा है, ये पवनें ऋतुओं के साथ बदलने के साथ साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। यह क्षेत्र जो है शीत ऋतु में शीतल तथा शुष्क और ग्रीष्म काल में जो कैसा हो जाएगा? कोष्ण यानी गर्म और आर्द्र रहता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि पर जलवायु का प्रभाव इसके प्राकृतिक साधनों के वितरण पर पड़ता है। इनके जाहिर सी बात, जैसी जलवायु होगी वैसे ही वहाँ पे क्या है, उनके प्राकृतिक साधन मिलेंगे। जैसे वैसे ही पेड़ पौधे होंगे, उनमें रहने वाले जीव जंतु होंगे। तो इसमें लिखा हुआ इनके विषय में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे, यानी कि हम जो वहाँ की जलवायु का प्रभाव यानी कि प्राकृतिक वनस्पति पे क्या पड़ता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो इसमें आज का यही है, इतना ही है। तो यहाँ पे नवीन परिभाषाएं जो आई हैं, कौन सी आई है? तो पहली आई है उत्सृत कूप क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया है उत्सृत कूप क्या होते हैं। तो क्या है? एक विशेष प्रकार का कुआं है जहाँ क्या है, प्राकृतिक या मानव निर्मित छेद से अपने आप धरातल पर निरंतर पानी निकलता रहता है। फिर प्रवाल के बारे में पढ़ा हमने। तो एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव हैं जो क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के उथले जल में, ठीक है, उथले जल में तल के चट्टानों से चिपके हुए समूह में रहते हैं। इनके मरने पर इनके अस्थि पंजर जमा होते रहते हैं और जिनसे कठोर प्रवाली चट्टानें बन जाती हैं। तो ये हो गई इसके अस्थि पंजर कैसे यानी प्रवाल भित्ति बनती है, उसके बारे में दे रखा है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई हो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से, तो उसको सर्च कर लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।